नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज के शो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए खौफनाक हमले की, दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के वोट चोरी प्रदर्शन और इस सियासी गर्मागर्मी की सभी पहलू की, और अंत में बात भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले की। लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का दिल्ली में हुआ स्वागत, शाह नड्डा रहे मौजूद। हंगामे के बाद लोकसभा में परमाणु ऊर्जा से जुड़े बिल पेश, राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नारे पर संसद में बिफरा सत्ता पक्ष, जेडी नड्डा ने की माफी की मांग। मनरेगा की जगह नया कानून लाएगी सरकार, सांसदों को बांटी गई बिल की कॉपियां। राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी ने जताया दुख। महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है, मनरेगा का नाम बदलने पर बोली प्रियंका गांधी। दिल्ली में कड़कती ठंड की दस्तक, कई इलाकों में छाया घना कोहरा। सीरिया में इजराइल की सैन्य कार्रवाई बढ़ी, बफर जोन बनाने से गहराया तनाव। भारी गिरावट के बाद चांदी 3,000 रुपए हुई सस्ती, 1,33,442 प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। मामूली गिरावट के बाद बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 54 टूटा, निफ्टी 26,100 के नीचे। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करते हैं यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सरप्राइज मिला है। ये वही मूवमेंट है जब बीजेपी ने पूर्वांचल का सबसे ताकतवर कुर्मी नेता और महाराजगंज के 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। जी हाँ, ये वही पंकज चौधरी हैं जिन्हें परिवार और दोस्तों में पिंकी बाबू के नाम से भी जाना जाता है। राजनीति की जमीनी लड़ाइयों से लेकर अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व संभालने तक का उनका सफर बिल्कुल कहानी जैसा है। आइए विस्तार से जानते हैं पंकज चौधरी की पूरी कहानी को। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी पुरानी परंपरा दोहराते हुए एक बार फिर युवा नेता को पार्टी की कमान सौंप दी है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अपने परिवार और दोस्तों के बीच पिंकू बाबू के नाम से मशहूर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने 36 वर्षों की राजनीति में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक का शानदार सफर तय किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को यहां राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। आपको बता दें, पंकज चौधरी का जन्म 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में एक जाने माने कारोबारी परिवार में हुआ। पढ़ाई में होशियार थे, शुरू में समाज सेवा की और झुकाव हुआ और बाद में राजनीति का सफर तय किया। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 1989 में गोरखपुर नगर निगम में निर्दलीय पार्षद चुने गए और उप महापौर बने। 1990 में भारतीय जनता पार्टी से औपचारिक रूप से जुड़े। 1991 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान महाराजगंज से पहली बार सांसद बने। 1996, 98, 2004, 2014, 2019, 2024 में लगातार 6 बार सांसद बने। 2024 में 7वीं बार सांसद बने और वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। वहीं उनकी स्थिर राजनीतिक छवि, नरम स्वभाव और सभी दलों से अच्छे संबंधों ने उन्हें पार्टी के भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित किया है। उनकी संपत्ति की बात करें तो 2024 के हल्फनामे के अनुसार कुल संपत्ति 41 करोड़ रुपए से अधिक, अचल संपत्ति 21.30 करोड़, पत्नी भाग्यश्री की संपत्ति 11.74 करोड़ से अधिक है। वहीं पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र कुर्मी वोट बैंक पर है। कुर्मी जाति राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी जाति मानी जाती है, जिसकी आबादी लगभग 8% है। ऐसे में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मतलब साफ है, पूर्वांचल और कुर्मी वोट को साधना।
वहीं कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कदम सपा के पीडीएफ फॉर्मूले के जवाब में भी लिया गया है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वास्तव में चुनावी फायदा देगा या सिर्फ रणनीति बनकर रह जाएगा। हालांकि देखा जाए तो चुनौती सिर्फ वोट बैंक की नहीं, बल्कि पंकज चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं के साथ सदन में बैठाना भी होगा। उनके सामने दो रास्ते हैं, पहला स्वतंत्र देव सिंह की तरह योगी के साथ रहना या दूसरा केशव प्रसाद मौर्य की तरह अलग राजनीति करना। जाहिर है पंकज चौधरी ने पिंकी बाबू से लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। 7 बार के सांसद हैं, कुर्मी समाज के प्रमुख नेता हैं, वित्त राज्य मंत्री और अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नया कप्तान। ऐसे में उनकी ये राह इतनी आसान नहीं है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल और पिछड़े वर्गों में ताकत जोड़ पाएगा या पंकज चौधरी की चुनौती केवल पार्टी में संतुलन बनाए रखना ही होगी। सवाल खुले हैं, लेकिन एक बात तय है कि पंकज चौधरी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े पटल पर हैं और सभी की निगाहें उन पर हैं। इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में सिडनी के वार्डी बीच पर रविवार शाम खौफनाक मंजर देखने को मिला। जी हां, यहां ईदी पर्व का जश्न चल रहा था जब 2 बंदूकधारियों ने अचानक भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और 16 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है। वहीं 42 लोग घायल हुए हैं। क्या ये सिर्फ एक अंधाधुंध हमला था या इसके पीछे किसी संगठित आतंकवाद का हाथ था? और सबसे बड़ी बात यह कि हमला पिता पुत्र ने मिलकर किया। कौन है ये हमलावर और कैसे हुआ ये दहशतगर्दी का हमला और कैसे एक बहादुर नागरिक ने हजारों लोगों की जान बचाई? आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के वांडी बीच पर सब कुछ सामान्य था। यहूदी समुदाय के लोग त्योहार मना रहे थे। यहाँ 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। बीच पर म्यूजिक, डांस और मस्ती का माहौल था। तभी 50 वर्षीय शाजिद अकरम और 24 वर्षीय उसके बेटे नवीद अकरम ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। दोनों हमलावर पाकिस्तान के मूल रूप से निवासी हैं और कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। नवीद के पास न्यू साउथ वेल्स का ड्राइविंग लाइसेंस था, जबकि शाजिद के पास 10 साल पुराना बंदूक लाइसेंस था। वहीं मौके पर ही पिता शाजिद अकरम को पुलिस ने मार गिराया, जबकि बेटा नवीद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और पुलिस हिरासत में है। इतना ही नहीं, जब यह हमला हुआ उस समय वहां एक फरिश्ता भी मौजूद था, एक ऐसा इंसान जो फल बेचकर अपनी जिंदगी गुजारता है, जिसने आज तक जिंदगी में बंदूक को हाथ भी नहीं लगाया था। वो एक आतंकी से निहत्थे भिड़ गया। उसने आतंकी के हाथ से बंदूक छीनकर न जाने कितने लोगों की जान बचा ली। हालांकि ऐसा करते हुए खुद उसे 2 गोलियां लगीं और इस वक्त वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। और इस फरिश्ते का नाम है अहमद अल अहमद। अहमद के इस शासिक कारनामे की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। वहीं इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी गर्मा गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर यहूदी विरोध बढ़ाने का आरोप लगाया है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और आतंकी एंगल से जांच भी कर रही हैं। पाकिस्तान कनेक्शन के सामने आने के बाद हमले की गंभीरता और बढ़ गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार पिता पुत्र कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े थे और हमला यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया था। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और संदिग्ध वस्तुओं की जांच शुरू कर दी है। घटना स्थल से 6 लाइसेंसी हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने हमले के पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के प्रति एकजुटता दिखाई। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रति भारत के समर्थन को भी दोहराया। उन्होंने कहा, हम इस दुख के समय में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ पूरी तरह से एकजुट होकर खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भारत के विदेश मंत्री ने भी सिडनी आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। जाहिर है इस घटना ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। पाकिस्तान कनेक्शन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और
कट्टरपंथ की भयावह साजिश, ये सब सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि आतंकवाद चाहे कितनी भी दहशत फैलाए, इंसानियत और बहादुरी हमेशा उसे हराती रहेगी। हमारी दुआ उन सभी मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए और हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रभु से कामना करते हैं। खैर, इसी के साथ खबर अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के रामलीला मैदान में इन दिनों सियासी तापमान चरम पर है। जी हां, कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन छेड़ दिया है। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और सरकार चुनाव आयोग की मिलीभगत से जनादेश बदला जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई वोट चोरी हो रहे हैं? क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं? और क्या कांग्रेस संसद से सड़क तक इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ देने के लिए निकली है? आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ये रैली जनता को जागरूक करने और दबाव बनाने के मकसद से आयोजित की गई है। रैली से पहले पार्टी के सभी बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एकजुट हुए, फिर एक साथ रामलीला मैदान पहुंची, जहां मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं और सियासी वजन दिखाया। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने मंच से केंद्र सरकार पर सीधा वार करते हुए कहा, अब बच्चे बच्चे जानते हैं कि वोट चोरी के जरिए सरकार बनाई जा रही है। संसद में जब मैंने वोट चोरी पर सवाल पूछे तो अमित शाह कांप रहे थे। राहुल ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ कर लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाई जा रही है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। भाइयों और बहनों, ये वोट चोरी सिर्फ वोट की चोरी नहीं है। सबसे पहले ये इस संविधान पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। इस संविधान में लिखा है एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है और वोट चोरी करके ये सरकार चलाते हैं। छोटे व्यापारियों को इन्होंने खत्म किया, गलत जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, बेरोजगारी, ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो आप इनको 5 मिनट में सरकार से निकाल देते। ये सच्चाई है। वहीं प्रियंका गांधी ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि देश से जुड़ी किसी भी बड़े मुद्दे पर सरकार के पास जवाब नहीं है। उन्होंने अर्थव्यवस्था, गिरते रुपए और विदेशी नीति पर हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार 3 शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी चोर हैं, फिर भी प्रधानमंत्री चुप हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने अदानी और अंबानी पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। और इनकी नीति कि देश की सारी संपत्ति अपने 2 चेलों को, अडानी जी और अंबानी जी को पकड़ा देते हैं। यहाँ देश का नौजवान महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, पेपर देता है, लीक हो जाता है, कोई उसकी सहायता नहीं है, नशे की तरफ जा रहा है, बैटिंग ऐप में पूरे दिन बिताता है। और बैटिंग ऐप चलाया कहां से जा रहा है? कहां से चलाया जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही एक शख्स ने बैटिंग ऐप के साथ में घोटाले किए हैं। इसकी चर्चा होती है क्या सदन में? क्यों नहीं होती? आपकी बेरोजगारी की चर्चा होती है, महंगाई की चर्चा होती है, मेरी बहनें यहाँ खड़ी हैं, आपकी सुरक्षा की चर्चा होती है। ना सदन में होगी, ना बड़ी बड़ी रैलियों में करेंगे ये लोग, ना आपके पास आकर आपसे बात करेंगे, आपके हालचाल पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि किस संघर्ष से आप गुजर। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में सरकारें वोट चोरी के जरिए बनी और कांग्रेस इस सच्चाई को देश के कोने कोने तक लेकर जाएगी। वहीं भावुक होते हुए खड़गे ने कहा कि मेरे बेटे का ऑपरेशन था, लेकिन जब देश की लड़ाई है तो पीछे हटना मौत को न्योता देना है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों। तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया, घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है ठीक है। फिर आखिरी में सोचा, अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए, और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की, और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के और यहाँ पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आज हाजिर हूं, और लड़ाई में हमेशा पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हटेंगे तो मर गए, डरो मत। वहीं जहां एक तरफ कांग्रेस ने रैली करके सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस की रैली पर तीखा पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पार्टी के एक्स हैंडल से कहा गया कि तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, इस बयानबाजी के बीच कांग्रेस की रैली उस वक्त विवादों में घिर गई जब सोशल मीडिया पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाते वीडियो वायरल हुए। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में जाते समय मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए, जिस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। वे मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हैं। उनकी मुस्लिम लीग और माओवादी सोच सबके सामने आ गई है। सुनिए क्या कुछ कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। अल्लाह का समर्थन करने वाली राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। एक बार फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनैतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। आपको राहुल गांधी जी की तारीफ करनी है, करिए, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस ढंग के अपशब्दों का प्रयोग जो पहले भी किया गया है वो सर्वथा निंदनीय है। यद्यपि कोई तुलना नहीं है जहां राहुल गांधी जी भारत की राजनीति और अपनी पार्टी के सर्वाधिक असफल और सर्वाधिक उच्छृंखल नेता साबित हुए हैं, वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सफल और सर्वाधिक कर्मठ नेता साबित हुए हैं। जाहिर है, एक तरफ कांग्रेस इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे हार का बहाना और संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश करार दे रही है। लेकिन सवाल अब ये भी कायम है कि क्या यह आंदोलन चुनावी व्यवस्था में बदलाव लाएगा या सियासी टकराव और तेज होगा।
खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को एक ऐसा फैसला लिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। पार्टी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। जी हां, वहीं नितिन, उनका नाम किसी कयासों में भी नहीं था। आपको बता दें, नितिन नवीन शिना का समुदाय से आते हैं और बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री भी थे। वे दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। नितिन नवीन 45 साल के हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के नेता हैं जिन्होंने पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली हो। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो नितिन नवीन ने वाकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 5 बार जीत दर्ज की। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 98,299 वोट लेकर आरजेडी के उम्मीदवार रेखा कुमारी को 51,936 वोटों के बड़े अंतर से हराया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को हराया था। इतना ही नहीं, नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी का नेतृत्व किया और बीजेपी को शानदार जीत दिलाई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। उनका कार्यकाल जून 2024 में खत्म हुआ, जहां इस खाली पद को भरने तक अब नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने तक नितिन ही इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से 80% युवाओं को संगठन में आगे आने का रास्ता खुल गया है। अगले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और नितिन की टीम इसी रणनीति के अनुसार बनाई जाएगी। सूत्र बताते हैं यह फैसला आरएसएस के निर्देश पर किया गया है और इसे 2009 में नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने वाले प्रयोग से तुलना की जा रही है। ऐसे में यह पद उन्हें अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जाने तक संभालना होगा। जनवरी में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनकी कार्यशैली और क्षमता का आकलन किया जाएगा। अगर नितिन नवीन प्रदर्शन और नेतृत्व में उत्कृष्ट साबित होते हैं तो उन्हें स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जाहिर है 45 साल की उम्र में ये जिम्मेदारी मिलना न सिर्फ उनके लिए बल्कि पार्टी के युवा नेताओं को आगे लाने की रणनीति के लिहाज से भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन और युवा टीम की छवि को नितिन कैसे आकार देंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें, राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तक। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी, दिल्ली में कांग्रेस की रैली, ऑस्ट्रेलिया में भयावह हमला और भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन की नई जिम्मेदारी। हर कहानी ने सियासी और सामाजिक हलचल पैदा की है। जाहिर है देश और दुनिया में घटनाएं तेजी से बदल रही हैं और हर मोड़ पर इंसानियत, बहादुरी और राजनीति का नया रंग दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय, इसी कार्यक्रम में। तब तक बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।